जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। बायोलॉजी के क्लास में हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? सेंस ऑर्गन को पढ़ लिए थे। पूरा पांचों सेंस ऑर्गन को पढ़ लिए थे। पिछला वीडियो आंख के बारे में आया था। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो बायोलॉजी में स्टार्ट होता है, ग्लैंड्स के बारे में, यानी ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियां ये क्या चीज होती है? ग्रंथियां एक ऐसी थैलानुमा संरचना हमारे शरीर में पाया जाता है ना, जिससे एंजाइम निकलता है या हार्मोन निकलता है। हम जब पीछे आपको पढ़ा रहे थे तो हम पाचन तंत्र बताए होंगे, तो उसमें बताए होंगे कि ये एंजाइम निकलता है जो इसको पचाता है, ये एंजाइम निकलता है जो इसको पचाता है। वो सब एंजाइम कहीं ना कहीं से निकलता था। तो हम बताए होंगे कि इसको एक चैप्टर होता है ग्रंथि चैप्टर, उसमें पढ़ा जाएगा। तो वही होती है ग्रंथियां, जहां से एंजाइम निकलते हैं या हार्मोन भी निकलते हैं। बहुत सारे हार्मोन हमारे शरीर में निकलते हैं। जब प्रजनन तंत्र पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बहुत सारे हार्मोनों का नाम भी रखे होंगे। तो उन हार्मोनों को निकालने के लिए कोई ना कोई जगह था, तो उनको हम लोग ग्रंथि कहते हैं। तो ग्रंथियों को उनकी संरचना और बनावट के अनुसार, उनका कार्य के अनुसार, उनको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में, तो उन तीनों भागों को पहले हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, ग्रंथियों को तीन भागों में बांटा जाता है। एक भाग, पहला भाग होता है बहिस्रावी ग्रंथि, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्रावी ग्रंथि। तो इसमें क्या होता है? ये ग्रंथियां बस एंजाइम बनाती हैं, केवल और केवल क्या बनाती हैं? ये ग्रंथियां एंजाइम बनाती हैं। इसको याद रखिएगा, जो ग्रंथियां एंजाइम बनाती हैं उनको क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। और दूसरा प्रकार होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो केवल और केवल हार्मोन बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं? केवल और केवल हार्मोन बनाती हैं। इनके बारे में हम डिटेल से पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। इन तीनों को एक नजर देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस हम लोग को याद रखना है कि ये जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या बनाती है? एंजाइम बनाती है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो केवल और केवल हार्मोन बनाती हैं। और एक ग्रंथि होती है मिश्रित ग्लैंड, उसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड्स। इस मिश्रित से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मिश्रित से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें दोनों चीज पाया जाएगा, अंतःस्रावी वाला भी, बहिस्रावी वाला भी। माने ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइमो बनाती हैं, हार्मोनो बनाती हैं, दोनों बनाती हैं ये। तो फिर से एक बार देख लीजिए, बहिस्रावी ग्रंथियां केवल और केवल एंजाइम बनाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां केवल और केवल हार्मोन बनाती हैं, और जो मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं यानी मिश्रित ग्रंथियां, वो दोनों बनाती हैं, एंजाइम भी बनाती हैं और हार्मोन भी बनाते हैं। अब हम लोग एक एक करके सबको डिटेल से पढ़ेंगे, और उसके अंदर जो जो भी ग्रंथियां आएंगी उन सभी ग्रंथियों को अब यहाँ पर पढ़ के खत्म कर देना है। तो बहिस्रावी ग्रंथियों में हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में समझिए। तो हम पीछे बता दिए थे कि बहिस्रावी ग्रंथियां क्या बनाती हैं? एंजाइम बनाती हैं, केवल और केवल एंजाइम बनाती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों का जो मार्ग होता है ना, एंजाइम बना के जो मार्ग छोड़ेंगे, जिस मार्ग में वो छोड़ती हैं, वो मार्ग निश्चित होता है, वो एक निश्चित होता है। इसमें नलिका रूप संरचना पाया जाता है, नलिका की जैसी इसमें संरचना पाया जाता है। एक नली होता है जिसमें ये छोड़ देती हैं। और ये जो बहिस्रावी ग्रंथियां जो एंजाइम बनाती हैं, वो कभी भी ब्लड में नहीं मिलता है। आप इसको याद रखिएगा, जो एंजाइम बनता है बहिस्रावी ग्रंथियों में, वो ब्लड में नहीं मिलता है, वो रक्त में जाकर नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है? नलिका रूप संरचना पाई जाती है, नली पाया जाता है इसमें, डक्ट उसको इंग्लिश में कहते हैं। नली को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डक्ट। तो इसमें डक्ट पाया जाता है, नली पाया जाता है। और ये कभी खून में नहीं जाके मिलती है, इनका नली अलग होता है, ब्लड वाले नली में ये नहीं मिलती है। और ये बहिस्रावी ग्रंथियां क्या बनाती हैं? एंजाइम बनाती हैं। अब इसको समझिए, यहाँ पर जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं, जो अश्रु ग्रंथियां या श्वेत ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां क्या बनाती हैं? आंसू बनाती हैं। तो आप देखे होंगे वो कभी ब्लड में मिलता है? आंसू, आंसू जब बनता है तो ब्लड में मिलता है? नहीं मिलता है। श्वेत ग्रंथियां पसीना बनाती हैं, वो कभी ब्लड में मिलता है? नहीं मिलता है। और दुग्ध ग्रंथि होती है, दूध बनाती है महिलाओं में, वो कभी भी ब्लड में नहीं मिलता है। उनका रास्ता एक निश्चित होता है, एक अलग नली में। यहाँ फिगर में आप देखिए, ये जो आंख है, आंख में यहाँ पर हम लोग के अश्रु ग्रंथि पाया जाता है, ऊपरा यहाँ पर अश्रु ग्रंथि पाया जाता है, जहां से आंसू निकलता है। और एक ग्रंथि यहाँ पर भी पाया जाता है, यहाँ पर, जहां से भी आंसू निकलता है। जब आप रोते होंगे ना, तो रोते होंगे तो एक तो रोते होंगे तो आंसू निकलता होगा, साथ में रोने के साथ साथ नाक से भी पानी निकलने लगता है। ये अक्सर होता है, ये अक्सर होता है कि आंख से तो आंसू निकलेगा ही, उसके साथ साथ नाक से भी पानी निकलता है। तो जो यहाँ की अश्रु ग्रंथि होती है, यहाँ वाली, वो नाक से भी अटैच होती है। यहाँ फिगर में आप देखिए, वो नाक से भी अटैच होती है। तो जब जब यहाँ से आंसू निकलेगा तो हल्का सा पानी इधर नाक से भी निकलने लगता है। तो जब आप रोएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपके नाक से पानी निकलने लगेगा। तो अश्रु ग्रंथियां, इनका नली एक निश्चित है कि बाहर आके निकल रहा है। ये ब्लड में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए, स्किन में, हमारे स्किन से ही श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां पीछे बताए थे कि जो स्किन में पाई जाती है। तो श्वेत ग्रंथियां जिससे पसीना निकलता है, उसमें देखिए जो ब्लू कलर की ये गुच्छानुमा संरचना दिख रहा है, वही होती है श्वेत ग्रंथियां। उन्हीं से पसीना निकलता है, पानी निकलता है हमारे शरीर में। पसीना के साथ साथ नमक भी बाहर आता है।
तो पसीना निकलता है तो उनका रास्ता देखिए, या तो हम लोग के ये बाल वाला जो छेद होता है ना, वो बाल के यहाँ आके छोड़ देंगी, या बाहर निकल के स्किन में छोड़ देंगी। तो वो भी उनका नली एक जो निश्चित है, मतलब उसमें डक्ट पाया जाता है, नली नुमी संरचना पाई जाती है उसमें, तो वो बाहर निकालती पसीना को। और ये देखिए जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, महिलाओं में होता है, पुरुषों में नहीं होता है। तो ये दूध जो बनता है इसमें, तो दूध भी डायरेक्ट बाहर निकलता है, हमारे ब्लड में नहीं मिलता है उन लोग में। स्तन सब में पाया जाता है, लेकिन जब किशोरावस्था होने लगता है ना, तो इनमें दुग्ध ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं, जिसके चलते इन लोग का जो स्तन बड़ा होने लगता है महिलाओं का। तो दुग्ध ग्रंथियां भी बाहर निकल रही है। ये सभी कैसी ग्रंथियां हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां। ये सब किसमें क्या बन रहा है? एंजाइम बन रहा है। अब कान में भी होता है, कान में भी एक सेरोमीन, कान में भी एक सेरोमीन ग्रंथि होती है जो खोट को बनाती है। इधर से चिपचिपा पदार्थ छोड़ेगी ना, एक चिपचिपा पदार्थ कान में छूटता है, धूल कर इधर से जो बाहर से गया रहता है वो सब उसमें क्या बन जाता है? खोट बन जाता है। खोट को बनाती कौन? सेरुमीन। सेरुमीन ग्रंथि कान में खोट को बनाती है। एक होता है मोमीबियन ग्लैंड्स। मोमीबियन ग्लैंड्स ये आंसू ग्रंथि में ही पाया जाता है। मोमीबियन क्या बनाती है? आंसू को बनाती है। और एक लेक्राइमल होती है जो आंसू में ही लाइसोजाइम को बनाती है। आंसू में लाइसोजाइम को बनाती हैं जो आंसू में के कीटाणु को मारता है। लाइसोजाइम का काम कीटाणु को मारना ही होता है। लाइसोजाइम का काम क्या है? कीटाणु को मारना है। और यहाँ पर भी आप पाचन तंत्र में हम बताए थे, यहाँ पर जो ग्रंथि होती है लार ग्रंथि, वो भी लार को बाहर निकाल रही है। सब कैसी ग्रंथियां होंगी? बहिस्रावी ग्रंथियां होंगी। तो अश्रु ग्रंथि हो गया, पसीना वाला जो श्वेत ग्रंथि हो गया, दुग्ध ग्रंथि हो गया, ये लार वाला जो ग्रंथि है, ये सब बाहर बहिस्रावी ग्रंथि है। ये केवल और केवल एंजाइम बनाती है। वहां पर भी लाइसोजाइम बन रहा था मुंह में कीटाणु को मारने के लिए, लार में भी लाइसोजाइम बनता है। तो जो लार ग्रंथियां होती हैं वो भी बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा कि जो सेरुमीन होती है खोंट को बनाता है, मोमीवियन, मोमीवियन जो होता है आंसू को बनाता है, और जो लेक्राइमल होता है, लेक्राइमल लाइसोजाइम को बनाता है, वो आंसू में मिला देता है। तो वहां पर वो कीटाणुओं को मारता है। आंख में जो भी बाहर कीटाणु जैसे ही जाएंगे, हमेशा इसमें पानी निकलता रहता है। जब अधिक मात्रा में निकलेगा तो उसी को आंसू कहते हैं हम लोग। तो ये जो पानी निकल रहा है वो हमेशा कीटाणुओं को मारता रहता है। तो बहिस्रावी ग्रंथियों को आप देख लिए। बहिस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? एंजाइम बनता है, इनका रास्ता निश्चित होता है और ये ब्लड में जाकर नहीं मिलती हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथियों में ज्यादा कुछ नहीं देखना है, मेन काम होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों को। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या बनाती हैं? हार्मोन को बनाती है, हम पीछे बता दिए हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को बनाती हैं। इनका रास्ता निश्चित नहीं होता है, इनका मार्ग निश्चित नहीं होता है, इनमें नली नहीं पाया जाता है। ये डक्टलेस होती है। कैसी होती है? डक्टलेस होती हैं। इनमें नली नहीं पाया जाता है। और ये जो हार्मोन बनाती है डायरेक्ट कहां पर छोड़ती हैं? सीधे जाके ब्लड में छोड़ देंगी। हार्मोन को कहां मिलाती हैं? वो ब्लड में मिला देंगी। उसके ब्लड के सहायता से हार्मोन पूरा शरीर में फैल जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां उसके सीधे उल्टा होता है। वो एंजाइम बनाती हैं तो ये हार्मोन बनाती हैं। उनमें नलिका पाया जाता है बहिस्रावी ग्रंथियों में, तो इनमें नहीं पाया जाता है। और इनमें ये वो ब्लड में नहीं मिलती थी एंजाइम, लेकिन इसमें जो हार्मोन निकलता है वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। अंतः जो हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन, आप एंडोक्राइन मतलब अंदर का एक सेंस आ रहा होगा आप में। एंडो मतलब अंदर, एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट मतलब बाहर होता है ना, एक्सोक्राइन मतलब बहिर्स्रावी। तो नाम याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहुत सारी ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इनमें बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। तो उन ग्रंथियों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, पीयूष ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि होता है, जो अधिविरिक होता है एड्रीनल, थायराइड ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, यहाँ पर गले में होती है, थाइमस ग्रंथि, बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन को बनाती हैं। तो उन सब के बारे में अब हम लोग एक एक करके डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। मेन इसमें पढ़ना है हम लोग को अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ही। तो अब अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम लोग चालू करते हैं, एक एक करके देखेंगे। ऊपर से पहले स्टार्ट करेंगे, जो ऊपर सबसे ऊपर पाया जाता है उसको पहले देखते हैं। तो दिमाग में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं उनको हम लोग सबसे पहले ऊपर से देख लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नीचे शरीर में आएंगे कौन कौन सा, इस तरह आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले दिमाग से स्टार्ट करते हैं। कहां से? खोपड़ी में जो दिमाग होता है, सबसे ऊपर तो खोपड़ी है। खोपड़ी में क्या होता है? दिमाग होता है। दिमाग में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, तीनों अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो दिमाग में हम लोग के 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला नंबर एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वो दिमाग के ठीक बीच में होता है। हम जब मस्तिष्क चैप्टर आपको बताए होंगे ब्रेन वाला, उसमें बताए होंगे कि ये एक अग्र भाग का, अग्र मस्तिष्क जो होता है उसका ये एक भाग होता है जो अंदर की फीलिंग को समझाता है, हम लोग को अंदर की फीलिंग को रीड करके और ब्रेन को बताता है। तो वो बताए थे, तो वहां पर तो उसका दूसरा काम था। तो साथ साथ एक ग्रंथि भी है, उसको हम लोग हाइपोथैलेमस को हम लोग ग्रैंड फादर ग्लैंड्स कहते हैं। कौन सा ग्लैंड कहते हैं? ग्रैंड फादर ग्लैंड्स। इसका काम क्या है? ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि को, दूसरा ग्रंथि जो होती है दिमाग में वो पीयूष ग्रंथि होती है। तो उसका काम हम लोग अभी समझेंगे। तो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है कौन? ये
हाइपोथैलेमस। यहाँ पर आपको फिगर ऊपर में दिख रहा होगा, तो उसमें हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा दिमाग में, वो बीच में होता है आपका। उसके बाद दूसरी ग्रंथि होती है, इसका ज्यादा काम नहीं है, बस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल में किए रहेगा कि वो ठीक ठाक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब आगे समझिए, दूसरी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूट ग्लैंड। पिट्यूट ग्लैंड इसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि का काम है कि सब ग्रंथि, जितना अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ना, कि सबको कंट्रोल करके चलता है। इसका काम है कि सबको कंट्रोल करके चलना है। पीयूष ग्रंथि बहुत सबसे छोटी ग्रंथि होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछ देगा तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। तो यहाँ पर देखिए दिमाग में ये हाइपोथैलेमस जो है ना, उसके नीचे वाला फिगर देखिए आप, ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचवा होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का काम है कि सबको कंट्रोल करके चलना है। सबका बाप कौन है? सब जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हम लोग पढ़ेंगे उन सबका बाप कौन है? ये पीयूष ग्रंथि है। और लेकिन इस पीयूष ग्रंथि का भी बाप कौन है? ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो पीयूष ग्रंथि का भी बाप कौन है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए बाप के बाप को हम लोग ग्रैंडफादर, दादा कहते हैं ना, उसी तरह इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि सबको नियंत्रित करके चल रहा है। इतियोग है लेकिन सबको नियंत्रित किया हुआ है। और उसके ऊपर बैठा है कौन? उसका बाप। मतलब हम लोग का वो कौन हो गया? मतलब इन सभी ग्रंथियों का वो कौन हो गया? दादा हो गया। तो बाप का बाप ग्रैंडफादर ग्लैंड। तो वो उसका और कुछ काम नहीं है, वो चुपचाप बैठ के पीयूष ग्रंथि को देखता रहेगा कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चुपचाप बैठ के पीयूष ग्रंथि को देखता रहेगा कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सबको कंट्रोल किया है कि नहीं है। कोनो अगर दिक्कत आएगा तो पीयूष ग्रंथि को टोकेगा, चल ओकर कहीं वो गड़बड़ हो रहा है वहां पर, तो पीयूष ग्रंथि रेडी होकर वो सब चीज करने लगेगा। तो इसको पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और उसके भी बाप को हम लोग ग्रैंडफादर ग्लैंड्स कहते हैं। इसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, सबका कंट्रोल कर रहा है तो मास्टर हो गया, और उसका जब पिता है तो सभी का वो दादा हो जाएगा, तो ग्रैंडफादर ग्लैंड उसको कहेंगे। तो हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि समझ गए। पीयूष ग्रंथि का और भी काम होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जब सब ग्रंथियों को खत्म कर लेंगे ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों को, तब उसको पढ़ेंगे ना तो अच्छी तरह समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम बताएंगे तो आप कहेंगे कि ई कौन ग्रंथि है, ई कौन ग्रंथि है जिसको कंट्रोल करती है। तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ लेते हैं? सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ लेते हैं। उसके बाद दिमाग में एक पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। पीनियल ग्रंथि पाया जाता है। पीनियल ग्लैंड, इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही होता है इसका। पीनियल ग्लैंड कह देंगे तो इंग्लिश हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि कह देंगे तो हिंदी हो जाएगा, इसमें दो नहीं होता है। द पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड क्या करता है? एक हार्मोन स्रावित करता है हमारे शरीर में। दिमाग में ये होता है, ब्रेन में ये भी बहुत छोटा सा भाग होता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि से बड़ा होता है ये। तो पीनियल ग्लैंड का काम है कि वो मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन छोड़ता है। कौन सा हार्मोन छोड़ता है? मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन छोड़ता है। और मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? हम लोग को नींद लाता है। नींद लाने के लिए मेलाटोनिन नामक हार्मोन छोड़ेगा। जब शरीर थक जाएगा ना, तो दिमाग कहेगा कि ए पीनियल चाचा आप छोड़ो ना, हार्मोनवा छोड़ दो मेलाटोनिन, अब आदमी कुछ सो ले। नहीं छोड़ेगा तो आदमी सुतबे नहीं करेगा, दिमाग बेचारा थका रहेगा, सब अंग थका रहेगा, ये छोड़बे नहीं करेगा, सुतबे नहीं करेंगे हम लोग। तो ये अब दिमाग कहेगा कि ए चाचा छोड़ो ना, तुम हार्मोन छोड़ो, आदमी को सुताओ। कहीं नहीं सुतेगा तो हम आराम कब करेंगे? तो ये आदमी को सोने के लिए मेलाटोनिन नामक हार्मोन छोड़ेगा। ये एक समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। ये जो पीनियल ग्लैंड है समय के साथ चेंज होती रहती है। जैसे जब बच्चे रहेंगे ना तो बहुत मेलाटोनिन हार्मोन छोड़ेगी, तो बच्चा देखेंगे 12-12 घंटा 18-18 घंटा छोटा बच्चा सोता है। उसके बाद जब बड़े होने लगेंगे तो ये थोड़ा सा कम छोड़ती है। तो हम लोग 7 से 8 घंटा भी सो लेते हैं तो हम लोग का शरीर ठीक रहता है। तो उसके बाद कम छोड़ती है, और जब बुढ़ापा आता है ना, ये और ही कम छोड़ने लगती है। बुढ़ाऊ लोग को नींद नहीं लगता है, रात भर जगा रहेगा उन लोग। दिन में कभी कभी झपकी ले ले, उन लोग रात में उतना नहीं सोता है, रात में चुपचाप जगा रहेगा, ये स्रावित होकबे नहीं करेगा, ज्यादा नहीं सोएगा, चुप जग के सोचता रहेगा, अपना इतिहास सोचेगा। चाहे जो बुढ़िया रहेगी वो सोचेगी कि हमारा पुतोहिया यही कर रही थी, हम जब जब जवान थे तो ऐसे रहते थे, हमारा पुतोहिया ऐसी रह रही है, यही सब इन लोग सोचती रहेगी बुढ़िया। श्रावित नहीं होता है उन लोग में, कम श्रावित होता है, नहीं तो वो बेचारी चुपचाप सोचती। और वह सब सोचते सोचते उन लोग का दिमाग टेंशन नहीं आएगा, पागल हो जाता है, उल्टा सीधा काम करने लगता है बूढ़ा आदमी। ठीक है, ये समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम दिया जाता है बायोलॉजिकल ग्लैंड। बायोलॉजिकल ग्लैंड कहा जाता है इसको। कौन सा ग्लैंड कहते हैं? बायोलॉजिकल ग्लैंड। ये समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। कुकुर जो होता है कुत्ता, तो कुत्ता में ही होकबे नहीं करता है कि पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन छोड़बे नहीं करता है। कुत्ता कभी नहीं सोता है, आप देखे होंगे उसको सोए हुए, कभी कभी सोएगा लेकिन वो हमेशा जगा रहेगा। हल्का सा भी कुछ आभास होगा ना तो वो जग जाएगा। हम लोग सोए रहते हैं, गहरी नींद में जब हो जाते हैं तो कुछ आसपास घटना होती है तो हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन कुत्ता को सब चीज पता चल जाता है, अचानक वो जग जाएगा, रातों में वो जगल रहता है सब। तो उन लोग में ये जो मेलाटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड होता है वो बहुत कम छोड़ता है।
और जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा सबसे अधिक मेलाटोनिन हार्मोन उनमें स्रावित होता है घोड़ा में। उन लोग खड़ो खड़ो सूत जाएगा, खड़ा रहेगा, और उन लोग का इतना उन लोग में होता है कि खड़ा भी रहेगा, सूत जाएगा खड़ो खड़ो। इसलिए कहा जाता है कि कौन सा ऐसा जानवर है कि जो खड़े खड़े सो लेता है, तो घोड़ा होता है। वो बैठियों को सोएगा, ऐसा नहीं है कि बैठ के नहीं सोएगा, लेकिन उन लोग में इतना ज्यादा स्रावित होता है कि खड़ो रहता है, भुला जाता है कि हम बैठे हैं कि खड़े हैं, सो जाता है। तो घोड़ा को इसमें जो पिनियल ग्लैंड होती है बहुत मेलाटोनिन हार्मोन को छोड़ती है घोड़ा में। तो पिनियल ग्लैंड का काम समझ गए। अब हम लोग अगली ग्रंथि समझते हैं। दिमाग में कौन गो? 3 गो। एगो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ग्रैंड फादर ग्लैंड्स कहते हैं। और दूसरी ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि, वो सबको कंट्रोल की हो रहती है, सब चीज को नियंत्रित करती है, सब अंतःस्रावी ग्रंथियों को, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और उसको जो कंट्रोल किया उसको हाइपोथैलेमस को ग्रैंड फादर ग्लैंड। और एक दिमाग में ग्रंथि पाई जाती है ब्रेन में, पीनियल ग्रंथि, जो हम लोग मेलाटोनिन हार्मोन छोड़ती है, जिससे हम लोग सोते हैं, जो समय के साथ चेंज होती है, इसलिए इसको दूसरा नाम दिया गया है बायोलॉजिकल ग्लैंड। ये तीनों का दो गो नाम है। यह तो एगो झंझट है, सबको याद करते चलिए। हाइपोथैलेमस का एगो नाम है ग्रैंडफादर ग्लैंड्स, पीयूष का एगो नाम है मास्टर ग्लैंड, और इसका एक नाम है बायोलॉजिकल ग्लैंड। दिमाग वाला तीनों आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं उसके नीचे। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अगली ग्रंथि के बारे में। अब अगली ग्रंथि होती है यहाँ पर गला में, हम लोग का गला में एक थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। इसको हिंदी में हम लोग अवटु ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अवटु ग्रंथि। इसका क्या काम है थायराइड ग्रंथि को? ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को छोड़ती है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को छोड़ती है, जो हम लोग के बीपी को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। बीपी जब बढ़ने लगेगा ना, तो उसको कम कर देगा। कम करने का काम कौन करता है? ये थायराइड ग्रंथि जो छोड़ता है हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, वो बीपी को कम करता है। जब बीपी बढ़ेगा तो बीपी को कम कर देगा। कौन बनाता है? ये थायराइड ग्रंथि बनाती है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं कहेंगे इसको, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, उसको हम लोग बाद में पढ़ना है। ये जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये है थायराइड ग्रंथि। ये गला में होता है, यहाँ पर गला में ये गुलाबी रंग का होता है, हल्का गुलाबी रंग का होता है। एच आकार में इसका आकृति देखेंगे ना, तो एच आकार का बड़ा वाला जो एच होता है उसी आकार में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एच आकार में हल्का गुलाबी रंग का होता है, ये गला में होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये। तो इसका काम क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ती है, जो बीपी को कंट्रोल करता है। अगर जब हम लोग नमक में आयोडीन कम खाएंगे ना, आयोडीन की जब कमी हो जाएगी, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना कम कर देगा। और जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगा तो इसमें सूजन आने लगेगा। इसमें क्या होगा? सूजन आने लगेगा। थायराइड ग्रंथि में सूजन आने लगेगा। जब आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आने लगेगा, जिसके चलते गला घोंट बीमारी हो जाती है। उसको घेंघा बीमारी कहते हैं हम लोग। कौन सा बीमारी कहते हैं? घेंघा। ये गलवा ऐसे आदमी का सूज जाता है, फूल जाता है। तो आयोडीन के कमी के कारण, बचपन से आप रटते आ रहे होंगे कि आयोडीन के कमी के कारण घेंघा नामक बीमारी होती है। तो कौन सी ग्रंथि में होती है? ये थायराइड ग्रंथि सूज जाती है और फूल के बड़हन हो जाएगी। एगो तो खुदे बड़ है और बड़े हो जाएगी, तो यहाँ पर गला में ऐसे लटक जाएगा। तो थायराइड ग्रंथि को हम लोग देख लिए। अब हम लोग अगली ग्रंथि देखते हैं। अब एक अगला ग्रंथि होता है, उसको कहते हैं पाराथायराइड। वो थायराइड था ना, तो ये पाराथायराइड, इसको पराआवटु कहते हैं। ये कहाँ होता है? इसका नाम क्यों पाराथायराइड दिया गया? ये जो थायराइड ग्रंथि होती है एच आकार की होती है। तो एच आकार की अगवा से ऐसे था, लेकिन अगवा से ऐसे था। अब पिछवा से ऐसे देखेंगे तो ये इमेज देखिए, यहाँ पर पीछे से उसको दिखाया गया है। तो जो पाराथायराइड ग्रंथि होती है ना, वो थायराइड ग्रंथि के ठीक पिछवा उसी में सटी हुई होती है, उसी में सटी हुई होती है। तो यही वो थायराइड ग्रंथि है, उसको प्लाट दिए हैं हम लोग, तो ऐसे हो गया है। तो यहाँ पर वो देखिए 4 गो होता है। उसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके चारों कोनों पर चिपका होता है, छोटी छोटी पाराथायराइड ग्रंथि। इसका काम क्या होता है? यह हमारे ब्लड में कैल्शियम की और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? ये पाराथायराइड ग्रंथि। ये कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि के पिछवा होता है, एकदम ठीक पिछवा। 4 गो होता है, चारों कोनों में थायराइड ग्रंथि के, इसीलिए इसका नाम पाराथायराइड ग्रंथि कहते हैं, पराआवटु ग्रंथि। ये एकमात्र ऐसा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता है। पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में सब ग्रंथियां रहती हैं अंतःस्रावी में, लेकिन ये नहीं रहता है। ये कहता है कि हम आपके कंट्रोल में नहीं लगेंगे। वो बाप है ना पीयूष ग्रंथि सब अंतःस्रावी ग्रंथियों का, तो बाप में एगो बेकहल लड़का हो जाता है ना, तो समझिए कि बेकहल है। ये बाप का नहीं सुनता है। कौन नहीं सुनता है अपने बाप का? ये पाराथायराइड ग्रंथि अपने बाप का नहीं सुनता है। ये कहता है हमारा काम है, हम बनाएंगे, तुमको जो करना है करो, हम बनाएंगे चाहे नहीं करेंगे, हम नियंत्रित करेंगे चाहे नहीं करेंगे, पीयूष ग्रंथि तुम्हारे हम कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये एगो बेकहल लड़का है। कौन है? ये पाराथायराइड ग्रंथि।
ये कहाँ होता है, जो थायराइड ग्रंथि उसके ठीक पिछवा होता है। तो पैराथायराइड देख लिए। अब उसके बाद एक ग्रंथि होती है, उसको हम लोग थाइमस ग्रंथि कहते हैं। कौन सा ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। ये कहाँ होता है, हम लोग ये छाती है ना, उसको हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं, उसके ठीक बीच में होता है। बीच में ये जो स्टर्नम हड्डी होती है, कंकाल तंत्र में आपको बताए थे हम, यहाँ पर स्टर्नम हड्डी होती है जो पसलियों को जोड़ के रखती है, स्टर्नम नामक हड्डी। उस हड्डी के बीच में पाया जाता है ये थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का क्या काम है कि वो प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन को बनाएगा। और कब तक बनाएगा? 15 वर्ष की आयु तक बस प्रोटीन को बनाएगा, उसके बाद वो प्रोटीन बनाना बंद कर देगा। क्योंकि 15 वर्ष की आयु तक हम लोग का शरीर विकसित होता रहता है, विकास करता रहता है, सब अंग बड़े होते रहते हैं। हम लोग छोटी हो जाते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। 15-16 वर्ष के बाद हम लोग का शरीर के अंगों का विकास नहीं होता है, मतलब वो बड़े नहीं होते हैं। तो जब हम लोग का अंग बड़ा होता है तो कोशिका विभाजन होता होगा, तभी तो बड़ा होता होगा। तो कोशिकाओं के बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रोटीन की होती है। इसीलिए एक अलग से प्रोटीन बनाने के लिए भगवान उन लोगों में बच्चों में ही डाल दिए। वो जानते थे कि सब बच्चा के पास बढ़िया से खाने पीने के लिए तो पैसा नहीं होगा, कोई गरीब भी होगा, कोई अमीर भी होगा, तो खाने पीने के लिए पैसा उतना नहीं होगा। और जितना वो खाएगा उतना वो खेलने कूदने में, एनर्जी में वेस्ट कर देगा। तो उसका शरीर का अंग बड़ा कैसे होगा, वो तो छोटे रह जाएगा। तो ये जो थाइमस ग्रंथि है वो प्रोटीन निर्माण करती है। तो इसलिए उन लोगों में अलग से एक दे दिए कि तुम खाओ पियो और घूमो, उस ऊर्जा में खपत कर दो। और ये जो ग्रंथि है वो अपना प्रोटीन बना के अपने अंगों को बढ़ा लेगी। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, अंगों को बढ़ना नहीं रहता है, हम लोग शरीर विकसित हो गया रहता है, तब ये अपना काम बंद कर देता है। और जितना हम लोग खाते हैं उतना में हम लोग का शरीर आराम से ऊर्जा मिल जाता है, चलता है। अगर अपना शरीर में मसल्स बनाना है, चाहे कुछ बनाना है, तो जिम में जाते होंगे, प्रोटीन देता होगा आपको। प्रोटीन खाएंगे तो आपका शरीर और बड़ा होगा। लेकिन जितना काम चलने जो शरीर है वो अब बना देती है कौन? ये थाइमस ग्लैंड से जो प्रोटीन निकलता है, 15 वर्ष की आयु तक निकलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर वक्ष गुहा के बीच में ये थाइमस ग्लैंड, ये भी इसी जो थायराइड ग्रंथि थी उसी के सीधे में होता है, सीधे में यहाँ पर नीचे होता है ये। तो इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं अगली ग्रंथि के बारे में। तो अब देखिए 7वां नंबर ग्रंथि अंतःस्रावी में होता है अधिवृक्क। अधिवृक्क, अधिवृक्क जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये कहाँ पर होता है? ये जो दोनों किडनी होता है ना, दोनों किडनी, वो किडनिया के ऊपर होता है। जब हम आपको ये उत्सर्जन तंत्र पढ़ा रहे होंगे किडनी के बारे में, तो उस समय किडनी का फिगर में बताए होंगे कि यहाँ पर जो दोनों किडनी के ऊपर ये अधिवृक्क लगा होता है, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो जो ये अधिक वृक्क होता है ना, ये एक प्रकार का हार्मोन बनाते हैं जिसको हम लोग एड्रीनेलिन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? एड्रीलेनिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन का क्या काम है? हमारे ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? बीपी को कंट्रोल करता है। इसका ये क्या करता है? बीपी को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाने का काम करता है। जो थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा था, वो बीपी को लगातार कम करता है और ये बीपी को बढ़ाता है। इसीलिए इन दोनों ग्रंथियों से हम लोग का बीपी बैलेंस हुआ रहता है। अगर इनमें से एक कहूं खराब हो जाएगा ना, तो बीपी बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा। अगर थायराइड ग्रंथि खराब हो गई तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा, तो बीपी घटाने वाला कोनो नहीं रहेगा। आई एड्रिनल नीचे से बढ़ा रहा है, खूब बीपी बढ़ाएगा तो हम लोग में बीपी बढ़ने लगता है। अगर मान लीजिए ये एड्रिनल ग्लैंड खराब हो गया तो बीपी को बढ़ाने वाला कोनो रहबे नहीं करेगा, वो हमेशा लगातार बीपी को घटा रहा है, तो बीपी घटने लगता है। तो बाहर से बीपी बढ़ाने के लिए हम लोग दवा लेते हैं, और जब घटने लगेगा तो ये एड्रिनल हार्मोन, जो एड्रिनलिन हार्मोन खाते हैं हम लोग गोली के रूप में, और वो जो खाएंगे तो बढ़ा देगा बीपी को। तो इन दोनों को बैलेंस, हम लोग बीपी को बैलेंस करने में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक लगातार घटाते रहता है और एक लगातार बढ़ाते रहता है। तो जो एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, ये क्या करता है? बीपी को बढ़ाता है। इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी हम लोग कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं इसको। आपातकालीन ग्रंथि क्यों कहते हैं? मान लीजिए अचानक कोई घटना होगा ना, अचानक कोई घटना होगा, कोई खतरा महसूस होगा हमारे शरीर को, तो ये अचानक खूब स्रावित करने लगेगा, जिससे हम लोग का बीपी बढ़ जाएगा। और बीपी बढ़ेगा तो हम लोग एकदम फुर्तीला हो जाएंगे। मान लीजिए कोई आया उधर से आक्रमण करने के लिए, कोई शेर आ रहा है आपके पास। कौन आ रहा है? शेर आ रहा है। और आपका ये जो एड्रिनल ग्रंथि है ये खराब हो गया है। अभी जब खराब हो गया तो हम लोग का बीपी नहीं बढ़ेगा। अब बीपी नहीं बढ़ेगा तो आराम से चुपचाप खड़े रहेंगे, कहेंगे कि आओ का हो जाएगा, तो आएगा तो क्या करेगा? चुपचाप खा जाएगा। लेकिन उस समय ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, ये खूब एड्रिनलिन हार्मोन निकालने लगेगी, जिससे हम लोग का बीपी बढ़ जाएगा और हम लोग एकदम फुर्तीला हो जाएंगे, भाग जाएंगे वहां से। चाहे मान लीजिए कोई आपको मारा, कोई आपको मारेगा ना खींच के, और कोई आपको खींच के मार दिया, तो आपका ये एड्रिनल ग्रंथि पूरा एकदम स्रावित हो जाता है। तो अपने बचाव के लिए स्रावित होगा, आपका बीपी खूब जोर से बढ़ेगा। आज आपका बीपी बढ़ेगा तब पहचानेंगे कौन है, मार उसको पूरा मार के लथार देंगे वहीं पर। तो इसका कौन काम करता है? ये इमरजेंसी ग्लैंड, इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं।
और इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो, लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ये जब हार्मोन ज्यादा स्रावित होगा ना तो आप एकदम लड़ाई करने लगेंगे, एकदम मारोगे, खराब करने किसी को। अगर आपका ज्यादा बीपी बढ़ जाएगा तो, जो देखे होंगे बुढ़ा बुढ़ा आदमी इसका बीपी बढ़ जाता है ना, बीपी वाले जो रोगी होते हैं, अगर उन लोग में क्या होता है, बहुत अधिक स्रावित होने लगता है। तो जब बीपी बढ़ जाएगा उन लोग में तो दम नहीं पहचानेगा, किसी को गरियाने लगेगा। अक्सर आप अपने घर में भी देखे होंगे। तो एड्रिनल हार्मोन जो निकलता है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये किडनी के ऊपर होती है, और इनमें से जो हार्मोन निकलता है वो बीपी को बढ़ाता है। एड्रिनेलिन हार्मोन जो निकलता है वो बीपी को बढ़ाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रिनलिन हार्मोन दोनों का काम होता है बीपी को कंट्रोल करके रखना। एक घटाता है और एक बढ़ाता है। तो बढ़ाने का काम कौन करता है? ये। जब आप कभी इमरजेंसी होता है तो उस समय ये ज्यादा स्रावित होने लगता है, आपका बीपी बढ़ जाएगा तो आप फुर्तीले हो जाएंगे, तो उसका भी ये, इसलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। कोई आपको मारेगा तो अगर ये नहीं बढ़ेगा तो आप नहीं मारेंगे, चुपचाप आप उसको देखते रहेंगे, कहेंगे मार मार बुआ मार, जितना मारेगा, अगर ये नहीं बढ़ेगा तो। लेकिन अगर ये निकल गया तो आप उसको मार उड़ के भाग जाएंगे। तो मार के क्या करेंगे? मार के तो वहां खड़े रहेंगे? नहीं खड़े रहेंगे, आप मार के भागेंगे। इसलिए इसको क्या कहता है? लड़ो और भागो, लड़ो और उड़ जाओ, लड़ो और उड़ जाओ वहां से, फाइट एंड फ्लाइट, भाग जाओ वहां से। तो लड़ो उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रिनेलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। और इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं अगली ग्रंथि के बारे में। अब देखिए, अब इससे पहले जो भी ग्रंथियां हम लोग पढ़ रहे थे वो सभी ग्रंथियां स्त्री में भी और पुरुष में, सब में होता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़े थे हम लोग, स्त्री में भी होता है और पुरुष में होता है। लेकिन एक और ग्रंथि होती है जिसको हम लोग गोनाड ग्लैंड कहते हैं। कौन सा ग्लैंड? गोनाड ग्लैंड कहते हैं। जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि कहा जाता है। हम आपको जब प्रजनन तंत्र पढ़ा रहे थे तो उसमें हमको बताए होंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन निकलता है, स्त्रियों में एक अलग हार्मोन निकलता है। हार्मोन निकला, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ग्रंथि तो होगी, कोई ना कोई ग्रंथि होगी तभी हार्मोन को निकाली होगी। तो उन ग्रंथियों को हम लोग कहते हैं जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि ये महिलाओं में अलग होता है और पुरुषों में अलग होता है। जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें जनन ग्रंथि में कौन सा होता है? टेस्टिस होता है। जो ये वृषण होता है, वृषण, वो होता है टेस्टिस, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निकलता है। मेल में कौन सा होता है? टेस्टिस होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निकलता है। 14 वर्ष की आयु में ये हार्मोन निकलना चालू हो जाता है। हम आपको पीछे प्रजनन तंत्र में इसको बढ़िया से बताए थे। 14 वर्ष की आयु में ये हार्मोन निकलना चालू हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन निकला है, इसका मतलब जहां से निकला है वो ग्रंथि है, उसको ग्रंथि का नाम देंगे ना। तो उस ग्रंथि में ये कहाँ जाके मिलता है? हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है। इसलिए बहिस्रावी ग्रंथि तो है नहीं, हमारे ब्लड में मिलता है। ब्लड में मिलेगा जब तो हमारे शरीर में दाढ़ी आना लगेगा, मुंह छाने लगेगा, आवाज भारी हो जाता है लड़कों का, स्पर्म बनना चालू हो जाता है। जो शुक्राणु होता है वो वृषण बनाना चालू कर देता है। किसके स्रावित होने से? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावित होने से। तो पुरुषों में कौन सा ग्रंथि होता है? जनन ग्रंथि में पुरुषों में कौन सा होगा? ये वृषण होगा, यानी टेस्टिस होगा। अब महिलाओं में देखते हैं। महिलाओं के अंदर, फीमेल में, जो ओवरी होता है, ऐसा ही तो संरचना होता है उन लोग के प्रजनन तंत्र का। ये फिलोपियन ट्यूब, मान लीजिए यहाँ फिलोपियन ट्यूब, यहाँ पर ओवरी पकड़ा हुआ रहता है। ओवरी जो अंडाशय होता है, जो अंडाशय को वो पकड़ा रहता है, तो जो अंडाशय होता है उसी से ना 3 गो हार्मोन निकलता था। एस्ट्रोजन हार्मोन जो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करता था, और ओवम को, मतलब अंडा बनाना चालू कर देता था, ओवरी, तो वो हार्मोन निकलता था। फिर जब गर्भवती होते थे तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता था। उसके बाद जब डिलीवरी के समय रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। तो उन सभी हार्मोनों को कौन निकालता है? ये ओवरी निकालती है। तो इनमें कौन सी जनन ग्रंथि होती है? महिलाओं में ओवरी होती है। पुरुषों में कौन सा होता है? वृषण होता है। और महिलाओं में कौन सा होता है? ओवरी होता है। इसके बारे में तो प्रजनन तंत्र में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पर बस हम लोग ग्रंथि पढ़ लेना है कि जो नर होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें जो जनन ग्रंथि होती है वो कौन सा होता है? वृषण होता है। और जो महिलाएं होती हैं उनमें कौन सी जनन ग्रंथि होती है? ओवरी होता है, अंडाशय होता है। तो इन दोनों में के दोनों ग्रंथि पढ़ लिए। तो जो इतना सभी जो पीछे हम लोग ग्रंथि पढ़ रहे थे, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनमें जो भी ग्रंथियां हार्मोन बना रही थी ना, तो हार्मोन प्रायः जो सभी ग्रंथियां बना रही थी वो प्रोटीन का बना होता है। हार्मोन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। लेकिन जो जनन ग्रंथियों का हार्मोन होता है वो प्रोटीन का नहीं बना होता है, स्टेरॉइड का बना होता है। इसलिए क्वेश्चन में इसको पूछ देता है कि जनन ग्रंथियों का हार्मोन किससे बना होता है? तो स्टेरॉइड से। और बाकी जो उधर पीछे जो पढ़ रहे थे हम लोग, थायरॉक्सिन हो गया, एड्रिनेलिन हार्मोन हो गया, थाइमस जो प्रोटीन बना रहा था वो हो गया,
फिर जितना भी उधर जो मेलाटोनिन हार्मोन निकल रहा था सब किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। लेकिन इनसे जो ग्रंथियां होती हैं, जो जनन ग्रंथियां, इनसे जो हार्मोन निकलता है वो किससे बना होता है, स्टेरॉइड से बना होता है। स्टेरॉइड किस में मिलता है, आप पूछेंगे ना कि स्टेरॉइड किस में मिलता है। स्टेरॉइड काजू बादाम, जो ड्राई फ्रूट होते हैं, काजू बादाम छोड़ा, उस सब में स्टेरॉइड पाया जाता है। तो इस सब खाएंगे तो आपका ये सब हार्मोन सही से होगा। जब ये सब हार्मोन सही से होगा तो आपका प्रजनन क्षमता ठीक से काम करेगा, आपका स्पर्म ठीक से बनेगा, ओवम ठीक से बनेगा। तो इन हार्मोन, ये हार्मोन किससे बने होते हैं, स्टेरॉइड से बने होते हैं। और बाकी सभी हार्मोन किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तो इतना हम लोग देख लिए, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां थी। जितना भी हम लोग पढ़े 8 गो, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां थी। 1 नंबर हाइपोथैलेमस, 2 नंबर पीयूष ग्रंथि जो दिमाग में होता है, और 3 नंबर पीनियल ग्रंथि जो दिमाग में होता है। 3 गो दिमाग में होता है। उसके बाद जो थायराइड ग्रंथि गला में होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालता है। उसके बाद इसका ठीक पिछवा पैराथायराइड होता है, जो पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होता है। एगो ऐसा मात्र अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता है, ये बेकह लड़का होता है। तो ये कहाँ होता है, पीछे होता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है हमारे ब्लड में। उसके बाद जो थाइमस ग्लैंड होता है यहाँ पर अवक्ष गुहा में, वो प्रोटीन का निर्माण करता है। 6वां नंबर थाइमस ग्लैंड होता है। और 7वां नंबर होता है हम लोग का अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रिनलिन हार्मोन निकालता है, जो बीपी को बढ़ाता है। और 8वां नंबर हम लोग का जनन ग्रंथियां होती है। महिलाओं में ओवरी होता है अंडाशय, और पुरुषों में वृषण होता है। इतना तो हम लोग देख लिए। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को अब हम लोग खत्म कर दिए। अब एक बचा है आपको। हम जब पीछे पढ़ा रहे थे पीयूष ग्रंथि को, तो हम कहे थे कि इसको हम बताएंगे लास्ट में, क्योंकि जब सबको बता लेंगे तब उसको बताएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पीयूष ग्रंथि को भी अंतःस्रावी ग्रंथि एक है, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में फरिया देते हैं। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। हम पीछे ही बताए थे कि पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है हमारे शरीर में। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि है। ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे दिमाग का ठीक बीच में, ठीक बीचों बीच नीचे पाया जाता है, तल में पाया जाता है, आधार तल में। ये दिमाग के आधार तल में नीचे बीचों बीच पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है। इसका काम क्या है, सब ग्रंथियों को कंट्रोल में करके चलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एक ग्रंथि बस इसके कंट्रोल में रहती है। कौन सी ग्रंथि नहीं रहती है इसके कंट्रोल में, ये पैराथायराइड ग्रंथि इसके कंट्रोल में नहीं रहती है। उसके बाद सब रहता है, ये सबको कंट्रोल भी करता है। और इसके साथ साथ ये 3 हार्मोन भी निकालता है। एक होता है पहला हार्मोन एसटीएच, एसटीएच कहते हैं उसको, सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन। एसटीएच हार्मोन जो होता है सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन शॉर्टकट में हम लोग इसको एसटीएच कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये वृद्धि हार्मोन होता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये सबको कंट्रोल तो करती है, साथ साथ ये हार्मोन भी वो निकालती है। हार्मोन नहीं निकालती तो इसको हम लोग ग्रंथि में नहीं रखते, तो इसलिए इसको ग्रंथि में रखें हम लोग। तो जो एसटीएच होता है, सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है, वो वृद्धि वाली ग्रंथि होती है। वो हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है। जो शरीर हमारा बढ़ता है बचपन से, वो कौन सी नियंत्रित करती है, ये एसटीएच हार्मोन जो होता है नियंत्रित करता है। जिसमें ये हार्मोन कम स्रावित होता है ना, वो बौना रह जाता है। बौनापन का मेन कारण है कि आपका पीयूष ग्रंथि ये हार्मोन स्रावित नहीं की होगी, इसलिए आप बौना रह गए। ये वृद्धि हार्मोन होता है, ये हमारे शरीर को लंबाई को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, शरीर के लंबाई को बढ़ाता है। और अगर ये ज्यादा निकलने लगा हमारे शरीर में तो भी दिक्कत होता है। हमारा शरीर इतना बहुत लंबा हो जाएगा, लंबू लंबू आदमी आप देखे होंगे, बहुत लंबा लंबा, एकदम तरकुल की तरह हो जाता है। खड़े किसी को देख लेगा, वो कभी भीड़ में बाजार में चलेगा ना, तो कैसे आदमी को ऊपर से ऐसे देख लेगा, दूसरा के मोबाइल में झांक लेगा आराम से, हाँ क्या चला रहा है, हाँ ही चला रहा है, आराम से ऊपर ऊपर चलेगा, सबका मोबाइल में देखता चलेगा भीड़ में। तो एकदम लंबा होता है। अगर कम स्रावित होगा तो बौना छोटे हो जाएंगे, उन नीचे से चुपचाप देखते रहेंगे क्या हो रहा है, उसको पूरा दुनिया नहीं दिखेगी। लेकिन जो लंबा हो जाएगा वो भी एक प्रकार की बीमारी ये होती है, ये अधिक हार्मोन स्रावित होने लगता है तो आदमी लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। वो ऊपर से चारों ओर झांक लेगा, दूसरा के छत पर गली में चलेगा ना, गली में चलेगा तो ऐसे ऐसे ऊपर से झांक लेगा, ओ छत पर झांक लेगा आराम से कि कौन बैठा है। तो ये भी खतरनाक है अगर पीयूष ग्रंथि आपका ज्यादा स्रावित कर दी इस हार्मोन को। तो एसटीएच हार्मोन को आप समझ गए। अब दूसरा हार्मोन होता है एलटीएच हार्मोन। ये एसटीएच था, ये एलटीएच हार्मोन, इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। कौन सा, लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, एलटीएच लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, हमारी जो दुग्ध ग्रंथियां होती है महिलाओं में, दुग्ध ग्रंथियां वो दूध बनाती हैं, दूध बनाने में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलके ये वाला हार्मोन एलटीएच हार्मोन जो लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलके दूध बनाने में
नियंत्रित करता है, दूध के बहाव में नियंत्रित करता है ये जब हार्मोन स्रावित होगा तो दूध बनना चालू हो जाएगा और दूध स्रावित होने लगेगा बाहर। तो कौन नियंत्रित करेगा? ये पीयूष ग्रंथि। जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तब ये एक्टिव हो जाता है और दूध बनना चालू हो जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। अगर जिस महिला में दूध नहीं बनता है, स्तन अगर उनका नहीं रहता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है उनको दूध बनने के लिए। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और उसके साथ मिलके ये एलटीएच हार्मोन दूध बनाने में सहायता करता है, दूध के बहाव को सहायता करता है कि आराम से दूध बाहर निकले। कौन करेगा? ये एलटीएच हार्मोन। इसको कंट्रोल कौन करेगा? पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। ये कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है एलटीएच हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। आप इसको याद करिए, लैक्टोबैसिलस कीटाणु पाया जाता है दूध में। आप याद किए होंगे दही में, बचपन में आपको याद कराएगा कि दही में कौन सा कीटाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस कीटाणु पाया जाता है, जिसके कारण दही जम जाता है। दूध से दही बनने में कौन सा कीटाणु मदद करता है? तो लैक्टोबैसिलस मदद करता है, उसी से इसका नाम है लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो दूध वाला ही काम करेगा ये। तो दूध को बहाव में उसके जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिल करके और दूध के बहाव में इसको नियंत्रित करेगा। अब तीसरी एक हार्मोन निकालता है ये, उसको हम लोग कहते हैं, उस हार्मोन को टीएसएच कहा जाता है। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको 2-3 बार आप नाम रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। टीएसएच शॉर्टकट में याद रखिएगा, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम में ही दिख रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग, मतलब थायराइड ग्रंथि को ये थायरॉक्सिन बनाने के लिए प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए कौन प्रेरित करता है? ये वाला हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसको थायरॉक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करेगा। 3 गो हार्मोन इस पीयूष ग्रंथि से भी निकलता है। सबको कंट्रोल तो किया ही रहता है, उसके अलावा 3 गो हार्मोन निकलता है। एक होता है एसटीएच हार्मोन, जो सोमाइटोट्रॉपिक हार्मोन उसको कहते हैं, जो हमारे वृद्धि को नियंत्रित करता है। और एक होता है एलटीएच हार्मोन, जो दूध को नियंत्रित करता है, दूध बनने में सहायता करता है। और एक होता है ये टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये दिमाग के आधार तल में पाया जाता है, सबसे छोटा ग्रंथि होता है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। दिमाग में एगो हाइपोथैलेमस जो होता है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, वो चुपचाप बस इसी को देखता रहता है, उसका और कुछ काम नहीं है। वो इसी को देखता रहेगा कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और चुपचाप ओकरा कपड़े पर बैठल है, दिमाग में एकदम इसी के ऊपर होता है। वो इसी को देख के पूरा दिमाग शरीर का भी रीड करता है। इस सबको कंट्रोल कर रही है ना पीयूष ग्रंथि। तो जब कोई हार्मोन निकालेगी, तो जब उसको संदेश देगी किसी ग्रंथि को कि तुम ये हार्मोन निकालो, क्या कि मास्टर ग्लैंड है, सबको संदेश यही देती है। तो जब ये संदेश देगी तो ऊपर से वो बैठ के रीड कर लेगा कि ये क्या संदेश दे रही है, इसका मतलब कुछ घटना नीचे हो रहा है। तो हम जब दिमाग पढ़ाए थे, आपको बताए थे कि हमारे अंदर की फीलिंग को कौन करता है रीड? हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस करता है, वही बताता है किसको? दिमाग को। तो हाइपोथैलेमस करके जो दिमाग को बताता है, वो किसको देखता रहता है? चुपचाप बस पीयूष ग्रंथि को देखता रहता है कि कौन कौन सा खेल कर रही है, कि उसी को रीड करके समझ जाएगा कि शरीर में कौन कौन सा काम हो रहा है, कौन सा हार्मोन निकल रहा है। इसका मतलब मान लीजिए आप जब किसी लड़की को देखेंगे, तो आपके अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा। आप उसके करीब जाना चाहेंगे, तो वो कौन सा आकर्षण आप दोनों के बीच में होगा? वो कौन सा हार्मोन? जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने लगेगा आपके शरीर में, जिसके चलते आप उसके करीब जाने लगेंगे। तो शरीर ये जान जाएगा हाइपोथैलेमस कि हाँ अब उसके करीब जा रहा है, इसका मतलब अब वो प्यार का संकेत देने लगा, आपको प्यार करा देगा। कौन करा देगा? ये हाइपोथैलेमस प्यार करा देगा। अच्छा, प्यार वर्ड सब कौन कंट्रोल करता है? हम बताए थे आपको, हाइपोथैलेमस। तो जब एक्टिव हो जाएगा हाइपोथैलेमस, तो पूरा दिमाग को ठीक से चलने नहीं देगा। तो इन सबको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आप सबको याद कर लीजिएगा। फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा अगर याद नहीं होगा आपको तो। और ये जो आपको पीछे ये पीपीटी दिख रहा है, इसका पीडीएफ बना के लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके हमारे टेलीग्राम पेज से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2 प्रकार की ग्रंथियों को हम लोग देख लिए, बहिःस्रावी ग्रंथि को और अंतःस्रावी ग्रंथि को। एक ग्रंथि होती है मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित में जो एंजाइम को भी बनाती है और हार्मोन को बनाती है। उनमें 2 गो महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं, एक होता है लीवर, हमारा यकृत, और एक होता है अग्नाशय, मतलब पैनक्रियाज। इन दोनों का बहुत काम होता है, इसलिए इसको इस वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जब मिश्रित ग्रंथि को एक अलग सेपरेट वीडियो बना के पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, इसमें खिचड़ी हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर वीडियो को देखने का पूरा मन नहीं करेगा आप लोगों का। तो इसलिए इसमें बस हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि को पूरा पढ़ लिए। अब एक वीडियो बन के आएगा, इसमें मिश्रित ग्रंथि, लीवर और हम लोग ये पैनक्रियाज जो अग्नाशय होता है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग का ग्रंथि चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो,
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।